अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। पांच स्टेप्स: आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, identify separate performance obligation, determine the transaction price, allocate transaction price और recognize revenue when performance obligation is satisfied। पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो, 5 कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया हो, राइट्स आइडेंटिफाइड हो, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस और इट इज प्रोबेबल कि कंसिडरेशन कलेक्ट हो जाएगी। दूसरा स्टेप सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती हैं वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विसेज जो कस्टमर को देनी है और वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, जिनकी अपनी पहचान है और उनको अलग अलग वे से भी बेचा खरीदा जाता है। अगर तो एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं तो फिर ये डिस्कशन है, अगर नहीं है तो बस ये डिस्कशन नहीं है। क्या डिस्कशन? अगर एक से ज़्यादा सर्विसेज गुड्स हैं तो वो सब अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। अगर 2 कंडीशंस वो डिस्टिंक्ट हो, उनकी अपनी पहचान हो, उनकी अपनी पहचान होने का मतलब है कि कस्टमर उनको ऑन इट्स ओन या टुगेदर विद अदर गुड और सर्विस रेडिली अवेलेबल उनको यूज कर सकता है। और दूसरी कंडीशन थी कि विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे, उनकी अपनी पहचान बरकरार रहे। और 3 सिनेरियोज हैं, अगर उन तीनों में से कोई एक हो गया तो फिर इनकी आपस की पहचान बरकरार नहीं रहेगी। या तो जो गुड सर्विसेज बेच रहे हैं हम वो सब मिलके एक कंबाइंड आउटपुट है, या फिर वो आपस में हाईली इंटर रिलेटेड है, या फिर बाद वाली सर्विस ने पहले बेची हुई गुड को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दिया। ये थी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के लिए हमें कुछ को मिलाना पड़ेगा। हो सकता है 2-4 मिला के एक बन जाए, 2-4 मिला के एक बन जाए, हो सकता है सारी मिला के एक बन जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बाद थी ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस ये है कि जो अमाउंट ऑफिशियली कस्टमर से तय हो रही है उसमें 5 तरह की एडजस्टमेंट्स: वेरिएबल कंसिडरेशन, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। वेरिएबल कंसिडरेशन ये है कि टोटल अमाउंट जो हमने सोची है उसमें चेंज आ सकता है। अब वो चेंज डिफरेंट सिनेरियोज की वजह से भी आ सकता है, किसी एक अमाउंट के हाँ या ना की वजह से भी आ सकता है। इन सब में अगर प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हैं और बस हाँ या ना है तो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं और अगर हाँ या ना नहीं है, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो समेशन पी एक्स। और इन सब का एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बेस्ट एस्टीमेट लगाया जाए जो रेवेन्यू कल को रिवर्स ना करना पड़े। हाँ, अगर रिवर्स करना पड़ गया तो मसला नहीं है, लेकिन पहले ही बेस्ट एस्टीमेट लगाएं। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट था। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ये था कि अगर पैसे और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में साल से ज्यादा का गैप है और वो गैप फाइनेंसिंग की वजह से है, जो कि कैफ लेवल पे बाय डिफॉल्ट हाँ फाइनेंसिंग की वजह से ही होगा, तो अगर पैसे पहले हैं परफॉर्मेंस बाद में है तो ये हमने लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। क्या बोला मैंने? पैसे पहले हैं परफॉर्मेंस बाद में, तो हमने लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता जाएगा और कल को कंपाउंड अमाउंट ये रेवेन्यू बन जाएगी। और अगर पैसे बाद में है परफॉर्मेंस पहले है तो फिर ये कस्टमर ने लोन लिया हुआ है और हमारे लिए वो एक एसेट होगा, रिसीवेबल। टाइम गुजरता जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता जाएगा और जो कल को ऑफिशियली पैसे मिलने हैं उसकी पीवी रेवेन्यू है। और इसकी भी आगे 2-2 वैरायटियां की थी, लमसम थी और इंस्टॉलमेंट्स थी। ये किया है अब तक हमने। ये पिछले वीक का सारा रिकैप था। तो इसमें आपने कोई चीज पूछनी है तो पूछें। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना? चलें, एडजस्टमेंट नंबर डी। एडजस्टमेंट डी है नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन की 1-2 मिसालें समझ लें।
अच्छा, मिसाल इंडिविजुअल्स की दे रहा हूं, है तो बिजनेस के लिए, लेकिन मैं इंडिविजुअल्स की मिसाल दे रहा हूं। अगर मैं अपने घर में पेंट करवा रहा हूं और मैंने उस पेंट की सर्विस देने वाले से ये कहा कि मैंने ना कुछ अरसा पहले पेंट करवाया था, तो कुछ गैलन्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें, और जो मजीद चाहिए वो ले आना, पड़े हुए हैं मेरे पास, वो आप इस्तेमाल कर लेना। लेकिन आप इस्तेमाल कर लेना का मतलब है कि वो अपने घर में जाके पेंट कर रहे हैं उनका? नहीं, मेरे ही घर के लिए कुछ गैलन्स पेंट के मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसके अलावा उस पेंट वाले से एक अमाउंट तय होगी, लेट से 2 लाख रुपए, वो घर का पेंट करना है उसने। अब जो मैं उसको गैलन प्रोवाइड कर रहा हूं, वो मैं उसको दे रहा हूं, लेकिन उसकी मर्जी, वो उन पेंट को जहां मर्जी इस्तेमाल करे। मेरे घर पे ही नहीं, यस नहीं, मेरे घर पे ही इस्तेमाल करना है, मेरे घर पे ही इस्तेमाल करने के लिए इसको मैं पेंट के डब्बे दे रहा हूं। तो इस सूरत में वो जो पेंट वाला है वो उन गैलन्स का मालिक बन गया? नहीं। तो उसका रेवेन्यू कितना? जितने मैं उसको पैसे दे रहा हूं, 2 लाख रुपए। लेकिन अगर ऐसा होता कि मैं उससे कहता कि जी 2 लाख रुपए तो तुम्हें दे ही रहा हूं, मेरे पास ना 10 गैलन पड़े हुए थे, ये देख लो अगर तुम्हारे काम के हैं तो, यहां करने यहां कर दो, कहीं और इस्तेमाल करने कहीं और, मेरे लिए बेकार है, ये तुम ले लो। अगर यहीं इस्तेमाल करने वो भी तुम्हारी मर्जी, कहीं और इस्तेमाल करना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी, मेरी तरफ से तुम रख लो। अब हम उस पेंट वाले से जो सर्विस के पैसे दे रहे हैं, या कह लें कि वो सर्विस वाला हमसे जो पैसे ले रहा है, वो जो कैश ले रहा है वो भी उसकी कंसिडरेशन है, और वो जो मैं 10 पेंट के डब्बे उसके हवाले कर रहा हूं वो भी उसका रेवेन्यू है। क्यों? क्या मेन डिफरेंस है दोनों मिसालों में? कि उन पेंट के डब्बों का कंट्रोल उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा। पहली मिसाल में मैंने कहा था कि ये पेंट के डब्बे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे घर पे इस्तेमाल होने हैं, तो अब उन पेंट के डब्बों का कंट्रोल नहीं है उसके पास, तो उसका रेवेन्यू 2 लाख। लेकिन दूसरी मिसाल में मैं उसको 2 लाख रुपए भी दे रहा हूं और पेंट के डब्बे भी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बेकार पड़े थे, अब मैंने उसके हवाले कर दिए, वो चाहे तो यहां इस्तेमाल कर ले, चाहे तो कहीं और इस्तेमाल कर ले। तो अब उस पेंट वाले का रेवेन्यू, उस पेंट वाले की ट्रांजैक्शन प्राइस 2 लाख भी है, और प्लस वो 10 डब्बे भी है, तो उसके लिए टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या बन गई? 2 लाख 10 डब्बे, 2 लाख 10 डब्बे। उन 10 डब्बों की कोई वैल्यू होगी कितनी? जितने के मैंने खरीदे थे, फिर जितने के उस वक्त जब मैं उसके हवाले कर रहा हूं, उस वक्त जितनी उन डब्बों की मार्केट वैल्यू थी, तो उसका रेवेन्यू होगा, उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी जितने पैसे तय हो रहे हैं, प्लस ये जो नॉन कैश कस्टमर से उसको मिल रहा है। लेकिन शर्त क्या है? इनका कंट्रोल उनके हवाले होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ये शर्त लगा दी कि मेरे घर में यही डब्बे इस्तेमाल करने हैं, फिर मैंने उसके हवाले नहीं किए डब्बे, तो अगर कंट्रोल उसके हवाले हो रहा है, फिर वो उसकी कंसिडरेशन का हिस्सा बनेंगे। ओके। और मिसाल, एक कंसल्टेंट से फिजिबिलिटी बनवा रहे थे, एक नया प्रोजेक्ट लगाना था, एक नई फैक्ट्री बनानी थी, और उस कंसल्टेंट को कहा कि आप हमें फिजिबिलिटी बना दें, और इसके लिए 1 मिलियन फीस तय हो गई। उसके अलावा यह भी तय हुआ कि हम अपनी ही कंपनी के 5,000 शेयर्स भी आपको दे देंगे, 1 मिलियन कैश भी देंगे और अपनी ही कंपनी के 5,000 शेयर्स भी आपको दे देंगे मुफ्त में। तो उस कंसल्टेंट का रेवेन्यू कितना? 1 मिलियन कैश भी और उन 5,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी, क्योंकि उतनी वर्थ के शेयर्स उनको मिल रहे हैं। ये है नॉन कैश कंसिडरेशन। तो चले, अभी मैं सामने नहीं खोलता क्योंकि न्यूमेरिकल कराने बहुत सारे, तो वही जो आपको नोट दिए हुए उनमें पेज पता नहीं कौन सा 4 पे डी ये बता दिया मैंने आपको, पेज 4 पे डी। सी भी वैसे सारा ही बता दिया था, इसमें एक इम्प्लिसिट रेट वाली बात नहीं बताई हुई, वो एक सवाल के लिए मैंने रखी हुई है संभाल के। अदरवाइज सी भी सारा पढ़ लें, ये मैं बता चुका हूं। इम्प्लिसिट रेट नहीं बताया, बाकी सब बता दिया, और डी भी बता दिया। जो नोट दिए थे आपको मैंने, उसमें सी भी पढ़ लें और डी भी पढ़ लें, ये बता दिया आपको। सी पिछली क्लास में हो गया था, डी अभी बता दिया।
हाँ जी। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना कोई 24-25 होगा शायद। मैन्युफैक्चर कंपनी होगा नाम शायद, या पता नहीं मिर्जा कंपनी होगा। मैन्युफैक्चर कंपनी। क्वेश्चन नंबर 25, मैन्युफैक्चर कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद टेक्नोलॉजी कंपनी। ये पढ़ ले, आसान सा है, इसको पढ़ ले खुद ही और खुद ही सोच के तो सोल्यूशन देख लें। मैन्युफैक्चर कंपनी के नाम से, मैन्युफैक्चर कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद टेक्नोलॉजी कंपनी। जैसे यानी कस्टमर ने उसको शेयर्स दिए, जैसा आपने पहले एग्जांपल में कहा था कि काम के पैसे के साथ 5% ऑफ शेयर ऑफ कंपनी का। हाँ नेट कर लेंगे। नेट कर लेंगे। हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, इसमें ई पे आ जाए, ये समझ लेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ लें। डी बता दिया ना, अब ई बता रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस। उसमें है जो अमाउंट ऑफिशियली तय हुई है प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट्स, 5 एडजस्टमेंट्स हैं, 4 बता दी, आखिरी बता रहा हूं नंबर ई। क्या है आखिरी? कंसिडरेशन पेएबल। ये समझ लें, ये 3 तरह की चीजें बताऊंगा इसमें। चिप्स बेच लेते हैं, चलें। AB स्टोर्स ये कस्टमर है और चिप्स बेच लें, कौन से बेच लें? चलें रेज। नया ब्रांड है रेज। ये चिप्स हैं जी। इस कंपनी ने, ये RBC कंपनी है कोई, इन्होंने इस कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको 1 साल तक चिप्स बेचेंगे, उसके लिए रेट भी तय हो गया। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और टोटल प्राइस, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस यानी पूरे साल में एग्रीमेंट हो गया कि ये लोग इनसे 5 मिलियन के चिप्स खरीदेंगे। ये साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सारे एक साथ नहीं खरीद लेंगे, पूरे साल में मिलाकर ये उनसे 5 मिलियन के चिप्स खरीदेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इन्होंने साथ ये कहा कि हमारे पास ये चिप्स रखने की जगह नहीं है, तो इन्होंने कहा आप शेल्फ्स बनवा लें, मेरी पैसे नहीं है। तो इस कंपनी ने इस कस्टमर को शेल्फ बनवाने के पैसे दे दिए।
कितने दे दें? चलो 50,000 रुपए दे दें। 50,000 रुपए के शेल्फ्स बनवा लिए। अब अगर ट्रांजैक्शन का फ्लो देखें तो इसको 5 मिलियन इससे मिलना है और ये इसको 50,000 रुपए दे रहा है। ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंस बजाहिर, लेकिन ये इसको 50,000 रुपए क्यों दे रहा है? अच्छा, हो सकता है दे रहा हो सकता है इसको शेल्फ खुद बनवा दे, हो सकता है ना अपने बंदे भेज के खुद बनवा दे। खर्च कर रहा है 50,000 रुपए, तो ये इसको 50,000 रुपए क्यों दे रहा है? अपनी सेल से कोई लिंक होगा इसका? हाँ जी, अगर थोड़ा बहुत याद हो ना तो रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, जैसे लीज इंसेंटिव होता था, लेसर लेसी, IFRS 16 लीजेस, तो उनमें ये लीज इंसेंटिव थी एक चीज, लेसर लेसी को पैसे दे रहा था, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या थी? लीज पेमेंट्स में से माइनस कर लेते थे ना, अलग एक्सपेंस नहीं बनाता था, लीज पेमेंट में से माइनस। तो इसी तरह ये इनको पैसे दे रहा है ताकि इसको रेवेन्यू मिलने में सपोर्ट हो, क्योंकि अगर इनको हम शेल्फ ना बनवा के देते तो हो सकता है शायद ये कॉन्ट्रैक्ट ना करते या हमें इतने पैसे देने को तैयार ना होते, तो हमने इनकी सपोर्ट की कि हम तुम्हें शेल्फ बनवा देते हैं। तो अब हम अपना रेवेन्यू 5 मिलियन और एक्सपेंस 50,000 की बजाय 4.95 मिलियन का रेवेन्यू मानेंगे, यानी हम इस 50,000 को अपने रेवेन्यू में से ही कम कर लेंगे और अब वो 4950 को हम अपना रेवेन्यू समझेंगे। अच्छा, एक तो हो गई ये 50,000 रुपए। उसके अलावा इन्होंने इनसे कहा कि आप ऐसा करें, हमें 1 लाख रुपए की आइसक्रीम बेच दें। तो इनसे ये अब 1 लाख रुपए की आइसक्रीम खरीद रहे हैं और 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए भी इसमें से लेस होगा? नहीं, हाँ जी, इसको भी इसमें से लेस कर लें? नहीं, क्योंकि वो एक अलग गुड्स बेच रहे हैं, ये एक अलग गुड्स बेच रहे हैं। तो अब आरबीसी वाले इनसे कुछ गुड्स खरीद रहे हैं जिसके पैसे दे रहे हैं, इसका इनसे ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए 5 मिलियन में से 50,000 माइनस करके ये चिप्स का रेवेन्यू बनाएगा और ये इसके लिए एक अलग एक्सपेंस होगा। अगर ऐसा होता, अगर कि ये 1 लाख रुपए की आइसक्रीम खरीद 1,10,000 में रहा होता, दोबारा सुने, 3 बातें बता रहा हूं मैं। पहली बात, हम अपने कस्टमर को चीज बेच रहे हैं, उसके लिए एक प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इसको कुछ पैसे दे रहे हैं जो कि इससे कनेक्टेड ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शेल्फ बनाए ताकि हमारे चिप्स ज्यादा बिक सकें। अब वो शेल्फ बना के इसकी शॉप पे मेन डिस्प्ले होगा तो लोग खरीदेंगे ना। अब लोग जाके इससे अगर नाम लेके मांगेंगे फलाने चिप्स हैं कि नहीं, उससे तो सेल्स कम होंगी। तो इन्होंने एक डिस्प्ले करने के लिए इनको 50,000 रुपए दिए। इस 50 की क्या काउंटिंग होगी? इसमें से माइनस होगा, माइनस, और 4950,000 रेवेन्यू है। दूसरी चीज, ये इनसे एक और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आइसक्रीम खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए की, तो इस 1 लाख को भी इधर से माइनस करना है। क्यों? ये अलग ट्रांजैक्शन है। तीसरी बात, अगर है वो 1 लाख वर्थ की आइसक्रीम, लेकिन खरीद ये उससे 1,10,000 में रहा है, तो अब ये 10,000 फालतू क्यों दे रहा है इसको? ये यकीनन इसके लिए कोई इंसेंटिव टाइप दे रहा होगा। तो फिर 1 लाख को तो अलग एक्सपेंस बनाएंगे और जो ऊपर 10,000 है वो ऊपर से नेट होगा। हम आरबीसी हैं, हम उनको आइसक्रीम चिप्स बेच रहे हैं इतने रुपए की, तो ये हमारा रेवेन्यू होगा। ये इस वक्त ये चीज डिस्कस हो रही है कि हम इस चिप्स के कॉन्ट्रैक्ट के ही लिए इसको शेल्फ बनवाने के पैसे दे रहे हैं,
तो ये हमारे रेवेन्यू में से माइनस होगा। आरबीसी चिप्स बेच तो रहा है लेकिन इससे आइसक्रीम खरीद रहा है और उसके 1 लाख रुपए दे रहा है, तो ये एक अलहदा एक्सपेंस है इसका, ये इसके लिए अलग से परचेजेस, अलग से एक्सपेंस है। अब मैंने तीसरी बात बोली जो यहां लिखी नहीं है कि अगर ये 1 लाख रुपए वर्थ की आइसक्रीम 1,10,000 में खरीद रहा है तो वो हम समझेंगे कि आइसक्रीम 1 लाख की है, वो 10,000 रुपए इसी काम के एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहा है उसको, तो वो 10,000 भी इधर ऊपर लेस होगा। ये कंसिडरेशन वाली सारी अंग्रेजी पढ़ लें, 3 टुकड़े हुए हैं इसके अंदर, ये तीनों टुकड़े मैंने आपको समझाए हैं। ई के नीचे मैंने 3 पैराग्राफ बनाए हुए हैं, यही 3 बातें समझाई हुई हैं मैंने। ये तो IFRS 15 ने बीच में से बात निकाली है ना कि अगर आप वो चीजें महंगी खरीद रहे हैं तो यकीनन कोई चक्कर है, आप यकीनन वो 10,000 ऊपर वाले की वजह से ही दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने तो मासूमियत में ही 1,10 का खरीदा हो, लेकिन IFRS 15 ये कह रहा है कि नहीं, कुछ चक्कर है, आप उसे महंगा खरीद रहे हैं तो इसीलिए खरीद रहे हैं कि आप उसका इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, तो वो जो 10 एक्स्ट्रा है उसको ऊपर से लेस करना है। नहीं, फिर तो ये ऐसे ही है ना जैसे वॉल्स वाले आइसक्रीम बेचें किसी दुकानदार को, उसके पास अपने फ्रीजर रखवा दें, तो वो दुकानदार कल को वॉल्स की आइसक्रीम खरीदना बंद कर देगा तो फ्रीजर उठा लेंगे वापस अपने। तो वो ये नहीं है, ये तब है जब शेल्फ बनवा के दे रहा है वो इसी के शेल्फ से। नहीं, अगर ये भी सेल ही कर रहा है लेकिन ये इसको क्या कंसिडरेशन दे रहा है, ये वाली, आप कह रहे हैं कि ये इसको आइसक्रीम बेच रहा है और ये साथ जो पैसे दे रहा है वो ये वाले पैसे दे रहा है, तो इसको भी ऐसे ही देखेंगे कि एक्स्ट्रा है कि नहीं। हाँ, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही होगा कि जो चीज बेच रहा है और जो चीज खरीद रहा है, तो जो चीज खरीद रहा है कहीं उसकी औकात से ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहा, तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग देखना है। पैराग्राफ ई में जो लिखे हैं मैंने उन सब की अंग्रेजी पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया। स्टेप 3 डन। स्टेप 4 की जरूरत ही कब है? स्टेप 4 नहीं नहीं फर्स्ट 3 हो जाएंगे तभी होगा जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, तो स्टेप 4 की जरूरत है। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक है तो फिर स्टेप 4 की जरूरत नहीं है। स्टेप 4 की जरूरत ही तब है जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो स्टेप 4 क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस जो स्टेप 3 में निकाल ली
और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो स्टेप 2 में ढूंढी थी, ट्रांजैक्शन प्राइस को उन सब में बांटना, ये स्टेप 4 है, एलोकेशन ऑफ प्राइस। इसमें आसान से शुरू करके फिर आगे इसमें वैरायटियां बताता जाता हूं। इसमें एक एग्जांपल से ही सीख जाएंगे आप। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पढ़ाते हुए बताया था कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं और उनकी आपस में कोई पैकेज प्राइस बना रहे हैं कि दोनों तीनों खरीदेंगे तो इतने पैसे चार्ज करेंगे, तो इस प्राइस बनाने की वजह से वो आपस में हाईली इंटररिलेटेड हो जाएंगे? नहीं, वो प्राइस बनाना वो तो हमारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस तय हुई 5 लाख रुपए, और इसमें जो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कस्टमर को देनी है, हमने कस्टमर को कहा है कि हम तुम्हें प्रोडक्ट ए, बी और सी तीनों का एक एक यूनिट देंगे, टोटल 5 लाख रुपए में। स्टैंड अलोन प्राइस क्या लगता है नाम से? स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या अलग अलग, क्या पर यूनिट? अगर अलग अलग बेचते, स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब है कि अगर ये अलग अलग बेचते तो कितने के बेचते। तो हम कस्टमर को तीनों बेच रहे हैं तो इतने के बेच रहे हैं। अगर अलग अलग बेचते तो टोटल कितने के बेचते? 5,20,000। लेकिन हम बेच रहे हैं 5 लाख के, तो 5 लाख रुपए में ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, प्रोपोर्शनेट कर देंगे। ये है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो अब प्राइस एलोकेशन हो जाएगी 5 लाख को इस रेशो में बांटना, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस ये है, कस्टमर से ये मिलना है हमें, और हमने इसके करने हैं 3 टुकड़े। ये स्टेप 3 का आंसर है, और ए बी सी ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं जो हमने स्टेप 2 में आइडेंटिफाई कर ली। अब हमने इस स्टेप 3 के आंसर को इन 3 में बांटना है। किस रेशो में बांटना है? इनकी अपनी अपनी स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशो में, कि अगर अलग अलग बेचे जाते फेयरली तो कितने के बेचे जाते। इस रेशो में हम 5 लाख को बांटेंगे। तो ये स्टेप 4 हो गया। ए के हिस्से में कितना आएगा 5 लाख में से? ऐसे इस रेशो में बांटना है ना, 156,000। बी के हिस्से में कितना आएगा 5 लाख में से? 173,077। और सी के हिस्से में कितना आएगा? वैसे तो बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं, 182,693। 144,231। 5 लाख। ये है स्टेप 4 का सिंपलेस्ट सिनेरियो, कि जिसमें जिन प्रोडक्ट्स में बांटना है उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस अवेलेबल हैं, तो उस रेशो में बांट देंगे।
हाँ जी, नोटेड। अच्छा, इसमें अब वैरायटियां लाते हैं। सवाल लिखें। A machine is sold. A machine is sold. A machine is sold along with its installation. It's along with its installation. At a total price of $180,000. 180, 1,80,000. Machine is normally sold at a price of टोटल कितने कहे मैंने? 1. Machine is normally sold at a price of 1,60,000, 160,000. Installation services vary from machine to machine. Installation services vary from machine to machine. Therefore, such services are sold. Therefore, such services are sold. Therefore, such services are sold at cost plus 25%. Cost plus 25%. यानी इंस्टॉलेशन सर्विसेज के हमने ना कुछ स्टैंडर्ड पैसे नहीं रखे हुए, वो डिपेंड करता है मशीनों पे। हो सकता है किसी में ज़्यादा मेहनत लगती हो, किसी में कम लगती हो, तो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जितना भी खर्चा हुआ करेगा उस पर 25% ऐड करके कस्टमर से लिया करते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, expected cost of installation for this machine is
24,000 रुपए, 24,000 रुपीज। रिक्वायर्ड है आपसे, दीदी आपसे। टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस क्या बताई मैंने? 1 लाख। तो इसको एलोकेट कर दें मशीन में और इंस्टॉलेशन सर्विस में। मशीन और इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहे हैं ना हम, तो इसको एलोकेट कर दें 80 को दोनों में। है हाँ, पास आपने करना ना, मैं तो क्वालिफाइड हूं। हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी मैंने सवाल सामने बोर्ड पे किया हुआ है, ये फिगर क्या कैसे निकली होगी? नहीं नहीं, मैंने तो दी हुई है, वैसे ये फिगर क्या होगी, कैसे निकली होगी? ये जो मैंने अभी सामने मिसाल लिखी हुई है, ये 5 लाख की अमाउंट ठीक है दी हुई थी मैंने, ये कैसे कैलकुलेट हुई होगी? ये स्टेप 3 का आंसर है, ये स्टेप 3 का आंसर है ना, जिसमें बोनस शामिल किया होगा, जिसमें वो समेशन पीएक्स लगाया हुआ हो सकता है, जिसमें कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर लेस किया हो सकता है, जिसमें डिस्काउंटिंग की हुई हो सकती है, कंपाउंडिंग की हुई हो सकती है, ये वो नॉन कैश कंसिडरेशन शामिल हुई हो सकती है। ये स्टेप 3 का आंसर है। ये क्या चीजें? ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ये उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, यानी अगर अलग अलग बेचते तो इतने की बेचते,
अब जो सवाल लिखवाया उसमें ये क्या है, 180,000, और हम क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, एक मशीन है और एक इंस्टॉलेशन है। ये कितनी है? ये तो 160 दी हुई है। ये 160, ये फेयर, इसकी वैल्यू तो नहीं दी हुई, लेकिन ये पता है कि इस पे जितना खर्चा होगा हम नॉर्मली इस तरह के कामों में 25% ऐड किया करते हैं, तो इसमें भी यकीनन करते। Total 190. 190। अब 190 की रेशो में इसको बांटना, यानी इन दोनों वैरायटियों में पहली बात ये सिखाई कि स्टैंड अलोन, देखें ये तो निकल आई ना, या तो सवाल है ही सिर्फ इसके ऊपर, स्टेप 4 के ऊपर, तो ये गिवन है, और अगर स्टेप 4 के ऊपर सवाल नहीं है, स्टेप 3 भी करना पड़ रहा है, तो ये खुद निकालना पड़ेगा। निकल आया। ये क्या चीजें हैं, ये स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, किनकी, जो हमने स्टेप 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की थी। बेस्ट रिसोर्स, बेस्ट इसके लिए क्या है कि स्टैंड अलोन प्राइस गिवन होनी चाहिए, यानी जितने का नॉर्मली बेचते हैं। अगर नहीं गिवन तो एक और हल क्या निकाल लिया, ये कॉस्ट प्लस समथिंग, ये एक हल है। किस चीज का हल, स्टैंड अलोन प्राइस निकालने का। पहले सवाल में क्या था, स्टैंड अलोन प्राइस दी हुई थी। दूसरे सवाल में क्या वैरायटी आई कि स्टैंड अलोन एक की दी हुई है, दूसरे की कॉस्ट प्लस करके निकालनी पड़ी, निकल आई। अब बांट दिया, अब अबॉर्शन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही क्या है, एक और वैरायटी लिखें, सवाल लिखें। नोटेड। चलिए और लिखें सवाल। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ए, बी और सी, 3 प्रोडक्ट्स हैं। टोटल
टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है 4,04,00,000। स्टैंड अलोन प्राइसेस, स्टैंड अलोन प्राइसेस ए की 180,000, बी की 140,000, C is a relatively new product. C is a relatively new product and its standalone price cannot be determined reliably. चले, आपसे रिक्वायर्ड है एलोकेशन। अच्छा, इन दोनों सवालों जो सामने किए ना, दोनों सवालों में फिर दोहरा देता हूं आपको। ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 3 का आंसर है, निकल आया। अब उसको बांटना है जो स्टेप 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की थी। किस रेशो में? उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशो में। या तो स्टैंड अलोन प्राइसेस सबकी इजीली अवेलेबल होंगी, पहला सिनेरियो, या फिर नहीं थी तो कॉस्ट प्लस करके कुछ जोड़ तोड़ कर लिया, दूसरा सिनेरियो। अब तीसरा ये है, सोचें क्या करना है। अच्छा, इतनी कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है जितनी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आर्ट्स इन्वॉल्व है इसमें, है? तीसरी मुफ्त बांट देंगे। तो भी मुफ्त में दे रहे हैं फिर, क्यों? कैसे? क्योंकि 320 वैसे बन रही है और अगर हम उसकी रिलायबिलिटी कर ही नहीं सकते तो अगर हम 400 का दे रहे हैं तो बाकी 80 बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हम लोग ए और बी अलग अलग बेचते हैं। कितने कितने का बेचते हैं? 180 और 140, कितने हो गए दोनों मिला के? 320। अब अगर सी को साथ मिला के तीनों 4 लाख के बेच रहे हैं तो सी यकीनन फिर 80,000 का ही होगा। तो बस यही आंसर है। ए और बी की जो अपनी अपनी प्राइसेस हैं वो, और जो बाकी बचा वो सी। हाँ जी, जो बाकी बचा वो सी है। एलोकेशन हुई नहीं, करनी भी हो तो कर लेते हैं। वो 80,000 ही निकाला है तो वही 4 लाख है, तो 4 लाख को उसी रेशो में बांटेंगे तो वही बनेगा। तो इसलिए इसमें हमने स्टैंड अलोन प्राइस जिसकी रेजिडुअल करके निकाली, तो अब एलोकेशन की जरूरत ही नहीं रही। अच्छा, ये मैंने आपको पॉइंट ई नहीं, स्टेप 4 में से, स्टेप 4 पे आए। स्टेप 4 पे पॉइंट 1 और 2 बता दिए मैंने। पॉइंट 1 और 2 बता दिया, जो मार्केट में होती है, जो कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है। स्टेप 4 में पॉइंट 1 और 2 बता दिया मैंने।
और लिखें सवाल, लिखें लिखें लिखें। नहीं काफी नहीं है ना, लिखें। नहीं एक नहीं, अभी 3 और। अच्छा चले एक तो और ना, उसके बाद फिर और भी हो सकेंगे, पहले एक तो करें। क्या टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 150,000, 150,000, 1.5 लाख। Yes. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ए, बी और सी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। स्टैंड-अलोन प्राइसेस, स्टैंड-अलोन प्राइसेस ए की 90,000, बी 40,000 और सी है जी 40 और सी की भी 40। है? कोई बात नहीं, क्या बस नहीं चल रहा है अभी। प्रोडक्ट ए is also sold to special customers at a discounted price of 70,000, 70,000। यानी हम कुछ अच्छे कस्टमर्स को ए 70 का भी बेच लेते होते हैं। चलें जी, सेम रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दें। ये तो आपने सोचना है।
हाँ जी। जी अच्छा, अलग अलग बेचते तो कितने की बेचते? ये 90 40 40 कितना हो गया? 170। लेकिन कितने की बेच रहे हैं सब मिला के? 150। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 20,000। और नॉर्मली हम लोग कस्टमर, अच्छे कस्टमर्स को प्रोडक्ट ए ही 20,000 डिस्काउंट पे बेच देते होते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अब भी ए ही की वजह से प्राइस डिस्काउंटेड जा रही होगी, क्योंकि वही पूरे 20,000 का फर्क है। अब भी ना पूरे 20,000 का फर्क है। अगर हम अलग अलग बेचें तो ये बनते हैं 170 के, लेकिन हम बेच रहे हैं 150 के, 20,000 का फर्क है। और नॉर्मली हम स्पेशल कस्टमर्स को ए 20,000 डिस्काउंट पे दे दिया करते हैं, तो यकीनन ये स्पेशल कस्टमर ही होगा क्योंकि अमाउंट टैली हो रही है। तो इसलिए अब हमें रेशो में नहीं बांटना, एलोकेशन क्या हो जाएगी? 70 40 40। 70 40 40, बस एलोकेशन ही नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि आपको इस अदर कस्टमर्स वाली फिगर से पता चल रहा है कि 20,000 का फर्क है, तो फिर यकीनन 20 का फर्क उसी की वजह से है। और अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या करते हैं? कल करेंगे, फिर करा दूं? अच्छा चलें फिर सवाल देखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।